Good morning, students. So once again, welcome to the channel. So we are doing our chapter electrochemistry from class 12th, and presently we are doing the topic electrolytic cell. जो बच्चे पहले से जुड़े हुए उन्हें पता भी अभी तक हम क्या कर चुके हैं कि वी हैव डन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मींस दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ चुके हैं. एंड वी हैव डन द कंडक्टेंस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. तो वहां पर हमने डिफरेंट टर्म्स के बारे में बात की थी. हमने वहां पर बात की थी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टेंस एंड दैट रेजिस्टेंस. ओके, तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द वेरिएशन इन कंडक्टिविटीज विद डाइल्यूशन, कि उन कंडक्टिविटीज में डाइल्यूशन के साथ क्या चेंज आएगा. डाइल्यूशन का मतलब अगर उसके अंदर हम और ज्यादा लिक्विड ऐड कर दें, और ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दें. ओके, तो चलिए बात करते हैं. देखिए मैडम, सबसे पहले हमें जो जरूरी सी चीज है याद रखने के लिए कि जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस, ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. ठीक है, कि कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑल इंक्रीज विद डाइल्यूशन, कि सभी की सभी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करती हैं. ओके, इसका रीजन क्या है? अगर हम उसकी बात करें रीजन की, आंसर क्या है इसका हमारे पास कि ऐसा क्यों है. ठीक है, कि बिकॉज ऑन डाइल्यूशन आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, है ना. आयनाइजेशन बढ़ जाता है पार्टिकल्स का. आयनाइजेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आयंस ज्यादा बनेंगे, आयंस ज्यादा बनेंगे तो मूवमेंट ज्यादा होगी. ओके, बट हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट. दोनों ही केस में हम अलग पढ़ते हैं. तो पहली चीज तो हमें ये नोट करने वाली कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो सब इंक्रीज होती है विद डाइल्यूशन, है ना. तो इनको दोनों को हम डिफरेंट केस में पढ़े. अब चाहे केस हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो, ये दोनों ही केस में इंक्रीज होती है, बट रीजन दोनों का अलग है ना. तो दोनों का रीजन पढ़ेंगे. ओके, अगर ये तो हम ये पॉइंट. अब एक बात करते हैं हम कि बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी decreases with dilution. Specific conductivity decreases with dilution. Yes, कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होती है. अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या थी? एक स्पेसिफिक आयंस की, मींस 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर. ओके, चलिए इसके एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं इसको. देखिए, अब सपोज हमारे पास एक ये सॉल्यूशन है. स्पेसिफिक, पहले तुम्हें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, अगर लास्ट वीडियो आपने देखी है तो समझ में आया होगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है ना. कि द पावर ऑफ कंडक्टेंस या द कंडक्टेंस ऑफ आयंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम. भी मान लीजिए इतना बड़ा हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर 100 पार्टिकल्स हैं, टोटल 100 पार्टिकल्स, 100 एटम सॉल्यूट पार्टिकल है इसके अंदर. तो उन 100 पार्टिकल्स की कंडक्टेंस चेक नहीं करनी है हमें तो ये चेक करना है कि एक क्यूबिक 1 सेंटीमीटर क्यूबिक मीन्स 1 सेंटीमीटर की लेंथ यहाँ है, 1 सेंटीमीटर की हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ है, लेंथ है, और 1 सेंटीमीटर की हाइट है हमारे पास. तो इस क्यूब के अंदर कितनी कंडक्टेंस क्रिएट हो रही है? मान लीजिए इस क्यूब के अंदर टोटल पार्टिकल्स हमारे पास 4. एक छोटे से क्यूब की 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम की बात हो रही है ना. तो इस क्यूब के अंदर सपोज पार्टिकल है, मान लिया हमारे पास अभी 4.
तो ये 4 पार्टिकल्स कितनी कंडक्टिविटी, इनकी क्या पावर है कंडक्टेंस क्रिएट करवाने की। तो उस छोटी सी अमाउंट को क्या बोला हमने, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यस, समझ में आई ये चीज? ओके। और जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, हमने मान लिया पहले हमारे पास इतना पानी था, इतना लिक्विड था, है ना। तो इसमें जितने भी क्यूब्स बन रहे हैं हमारे पास, कि मैं बना लेता हूँ, एक क्यूब यहाँ बना दिया मैंने, एक क्यूब यहाँ बना दिया, इस तरह से एक क्यूब ऊपर बना दिया। हर एक क्यूब के हिस्से मान लेते हैं 4-4 पार्टिकल्स आ चुके हैं, 4-4 पार्टिकल आते हैं। लेकिन जब हमने डाइल्यूशन बढ़ाएंगे हम, तो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्यूबिक वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब जब हमने डाइल्यूशन बढ़ा दी तो ये पार्टिकल्स पूरे डाइल्यूशन में फैलेंगे, पूरे इसमें वॉल्यूम में फैलेंगे। पहले तो इतने हिस्से में थे वो, है ना, तो एक क्यूब के हिस्से में 4 पार्टिकल आ रखे थे। लेकिन जब हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो पार्टिकल जो सोल्यूट था हमारा पूरे उसमें फैलेगा वो। तो अब हो सकता है कि इन पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम हो जाए। 4 के हिस्से में, जब एक के हिस्से में 4 आ रहे थे, हो सकता है एक के हिस्से में 3 आ जाए, एक के हिस्से में 2 आए, है ना। 1 क्यूब की बात हो रही है। तो क्या हुआ कि डाइल्यूशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्यूबिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, कि पर क्यूबिक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम होगी तो ऑब्वियसली उनकी पावर भी कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। पहले हमने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखी, क्या होती है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन पे। इसका रीजन क्या है, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्यूबिक वॉल्यूम डिक्रीजेस। अंडरस्टैंड? तो ये चीज तो समझ में आई हमें कि सिंपल कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट्स, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑल इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। सभी की सभी डाइल्यूशन पे इंक्रीज करती है, बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है जो हमारी वो डिक्रीज करती है। तीनों के हम रीजन बता देंगे। देखिए अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, कि उसकी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी कंडक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, है ना, KNO3, ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो ऑन डाइल्यूशन, जैसे हमने उनको क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हमने एक्वा सॉल्यूशन बनाई, क्या किया, सपोज हमने NaCl की एक एक्वा सॉल्यूशन तैयार की, ठीक है, हमने क्या किया, पानी में नमक डिसॉल्व कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खासियत क्या होती है कि दे गेट आयोनाइज्ड वेरी इजीली। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की खासियत क्या होती है कि आयोनाइजेशन कंप्लीटली, है ना, कि जैसे हमने NaCl, KCl, KNO3 को पानी में डिसॉल्व किया तो आयोनाइजेशन पूरा हो गया। आयोनाइजेशन कंप्लीटली का मतलब 100% आयोनाइजेशन होगा, कि जितने पार्टिकल्स थे सभी के सभी ब्रेक डाउन हो गए। मान लिया NaCl के 100 पार्टिकल्स थे तो 100 के 100 पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन हो गया, 100% पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन हो गया। तो इसका मतलब अगर हम इसको और ज्यादा डाइल्यूट करेंगे तो पार्टिकल्स तो पहले ही टूट चुके हैं ना, अब क्या टूटेंगे, बचा ही नहीं कुछ। तो डाइल्यूशन पे क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन द इंटर आयोनिक force of attraction get decreases। देखिए मान लीजिए इसके अंदर आयंस बने हैं हमारे, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आयंस बने हैं, है ना, एक कैटायन एक एनायन। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली उनके बीच में कोई तो फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन जब हमने उसको डाइल्यूट कर दिया और ज्यादा पानी ऐड कर दिया तो पार्टिकल्स थोड़े दूर हो जाएंगे। यह है नहीं ऐसा कि अभी तो पार्टिकल्स इतने वॉल्यूम में थे, मान लीजिए इस वॉल्यूम के अंदर हमारे 100 पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमने अगर डाइल्यूशन बढ़ा दिया, यहाँ हमने वॉल्यूम है जो यहाँ तक कर दिया, तो पार्टिकल्स को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिल गई, तो इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा।
डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी कि ऑन डाइल्यूशन इंट्रायनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, हैंस मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस। आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है, आयंस की मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है। आया समझ में? तो इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा होता है कि डिसोसिएशन तो पहले से ही 100% है, बट डाइल्यूशन पे क्या होता है, आयंस के बीच का इंट्रायनिक जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, जिससे आयंस की मूवमेंट फास्ट हो जाती है। ओके, तो ये तो था हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस। देखिए अगर हम, हाँ एक चीज और देखते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जब इसके एटम्स को, इसकी डाइल्यूशन को इस एटम्स के कि हमने एक ग्राफिकल फॉर्मेशन देखी, तो ग्राफिकल फॉर्मेशन में हमें ऐसा नजर आया। देखिए मान लीजिए इसका ग्राफ बना रहे हैं किसके बीच में, डाइल्यूशन में, तो डाइल्यूशन ओके, और अंडर रूट सी मतलब कंसंट्रेशन के साथ। ओके, तो मान लिया, देखिए हम ग्राफ देखते हैं एक, कि जो ग्राफ हमारा बनाया गया वो लिया गया हमारे पास मोलर कंडक्टेंस। यहां पर इस साइड में मैं ग्राफ की बात करता हूं पहले, ठीक है। देखिए हमें ग्राफ बना दें, अगर इसके ग्राफ को पुट करें हम, इस साइड में हमने लिया मोलर कंडक्टेंस, है ना। साइमन यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और यहां से हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन अंडर रूट सी, ये रिलेशन ली गई है। अगर हमारे पास 0 से स्टार्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद हमने डाइल्यूशन बढ़ी 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है, 20 का गैप ले लिया हमने। इस साइड में हमारी कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन पे क्या होता है कि डाइल्यूशन का क्या मतलब है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन में डिक्रीज ही तो हो रहा है, और कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है, अभी हमने पढ़ा कि आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाता है, इंटरन्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है ना, तो मोबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर आप बुक में देखोगे आपको तो केसीएल को लेके डायग्राम बनाया गया है, केसीएल को लेके हमारा ग्राफ बनाया गया है। तो वहां पर आप देखोगे कि जो एटम्स है, अगर मैं देखता हूँ कंसंट्रेशन की बात करें हम, मान लिया यहाँ पर हमारी कंसंट्रेशन है 0.1, यहाँ पे 0.2, 0.3, 0.4, है ना, यहाँ पे हमारे पास 0.5, तो उधर तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अभी अभी हमने बात किया कि डाइल्यूशन के ऊपर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो हमें ग्राफ ऐसा देखना पड़ेगा। देखिए एक यहाँ पे मान लिया 4 कंसंट्रेशन के ऊपर हमारी ये है, फिर 3 के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम करी तो कंडक्टेंस हमारी बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ी लेकिन, है ना, फिर कंसंट्रेशन कम रही, फिर हमारा थोड़ी सी बढ़ गया हमारा कंडक्टेंस, है ना। कंडक्टेंस की बात है, कंडक्टिविटी की बात है हमारी, और जब हमने कंसंट्रेशन को और डिक्रीज किया तो और ज्यादा थोड़ी सी ऊपर आ गई, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, स्लाइट डिक्रीज आ रहा है, स्लाइट डिक्रीजमेंट, है ना, थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आ रहा है। और अगर हम फर्दर आते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा ये जो आयन, इसको हम फर्दर आगे बढ़ाएं तो ये यहाँ कट कर देगा, है ना, इसको हमें दिखाना डॉटेड फॉर्म में, तो इस तरीके से कट कर रहा है ये। तो ये हमारी कंडक्टेंस, ये कौन सी कंडक्टिविटी है, मोलर, जहां पे हम इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि कंडक्टिविटी। ये हमारे पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हमारी बात करें जैसे जीरो डाइल्यूशन का क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन 0 हो गई, है ना, जब जीरो डाइल्यूशन, और हाईली इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो गई, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल जितना था वो खत्म ही हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा बढ़ते बढ़ते लेकिन इसमें कभी भी देखो एकदम से हाई इंक्रीज नहीं आया, स्लाइट इंक्रीजमेंट आ रहा है। तो इस पॉइंट पर आकर हमारी क्या हुई, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमने केसीएल के आयंस को लेके ग्राफ ड्रॉ किया, तो हमें पता चला कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं,
जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ओके, तो जो उसकी कंडक्टिविटी में थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड सा चेंज आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है। ये हमने किसका केस देखा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस लिया, ओके। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में फिर एक साइंटिस्ट आए हमारे, दैट इज डीबे हक्कल हैंगसेगर, डीबे हक्कल हैंगसेगर, ठीक है, डीबे हक्कल ऑनसेगर, डीबे हक्कल ऑनसेगर। तो उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी, क्या दी, इक्वेशन क्या दी कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए अंडर रूट सी। दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या है, माइनस ए अंडर रूट सी। ए क्या है, कांस्टेंट है, जो आयंस के जो डिपेंड करता है आयंस के ऊपर कि किस टाइप का आयन लिया गया हमें, तो दैट इज ए कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द आयंस, ओके, एंड दैट इज आवर अंडर रूट कंसंट्रेशन, अंडर रूट कंसंट्रेशन ली गई। तो इस तरीके से एक इक्वेशन दी कि जिससे हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वी कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस इक्वेशन इज गिवन बाय डीबे-हक्कल ऑन-सेगर इक्वेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये केस था हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन को कम किया, मतलब डाइल्यूशन को बढ़ाया, तो हल्का सा चेंज आ रहा है, देखो कंडक्टिविटी में पहले यहाँ की थोड़ी सी बढ़ गई, फिर थोड़ी सी इंक्रीज होगी, फिर थोड़ी सी इंक्रीज होगी, तो यहाँ जाके हमारी जीरो कंसंट्रेशन, जीरो जो है कंसंट्रेशन में डाइल्यूशन हाई होगी, तो यहाँ इस पॉइंट पे आगे कट किया, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है, डाइल्यूशन से, कि इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की ऑन डाइल्यूशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, है ना, कि मान लिया कि सपोज हमने एग्जांपल लिया CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब हमने इसके एक एक्वा सॉल्यूशन तैयार की, हमने क्या किया, इसको पानी में डिसॉल्व करके इसके एक्वा सॉल्यूशन बना दिया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे कंप्लीटली आयनाइज्ड, वीक इलेक्ट्रोलाइट दे पार्शियली आयनाइज्ड, मींस इनका जो आयनाइजेशन है वो पार्शियल आयनाइजेशन होता है ना, बहुत कम होता है, बहुत कम बहुत कम अमाउंट में होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। मान लिया इसके अंदर अगर हमने 100 पार्टिकल्स लिए हैं, तो हो सकता है 100 पार्टिकल में से 10 पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन हो, 90 पार्टिकल्स तो ऐसे ही रहेंगे, है ना, 90 पार्टिकल्स तो वैसे ही पड़े कि 10 पार्टिकल्स का ही ब्रेकडाउन हो, 10 इसका मतलब 10 ही हमारे पार्टिकल्स आयंस में टूटे, वही मूवमेंट करेंगे बस। बट जब हम इसको डाइल्यूट कर लेते हैं, डाइल्यूशन पे क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाती है, कि जो इसका आयनाइजेशन है वो बढ़ जाता है। अब पहले 10 पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन हुआ था, हो सकता है आयन डाइल्यूशन करने पर पार्टिकल्स और ज्यादा ब्रेकडाउन हो गए हो, अब पार्टिकल ज्यादा बढ़ गए, तो इसका मतलब क्या होगा, आयंस में इंक्रीजमेंट होगी, आयंस ज्यादा बढ़ गए। बट कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी की मूवमेंट कौन करवाता है, आयंस ही तो करवाएंगे। जब आयंस की क्वांटिटी कम थी तो मूवमेंट कम थी, कंडक्टेंस कम थी, जब आयंस की क्वांटिटी बढ़ गई तो कंडक्टेंस भी बढ़ गई, है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, डाइल्यूशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है, हेंस नंबर ऑफ आयंस गेट इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। सो thus there is a large increment in molar conductivity या फिर हम कंडक्टेंस की बात करें ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि एकदम से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं,
डिसोसिएशन बढ़ जाता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है, कंडक्टेंस जो है एकदम से लार्ज इंक्रीज होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो इंक्रीजमेंट था वो स्लाइट था, बड़ा धीरे सा थोड़ा सा इंक्रीजमेंट था, क्योंकि वहां पे तो आयंस तो पहले से ही टूटे हुए थे 100%, बस वहां का उनका डिस्टेंस बढ़ गया थोड़ा सा। डिस्टेंस बढ़ने से क्या, उनके बीच की फोर्स और अट्रैक्शन कम होगी, जिसकी वजह से उनकी मोबिलिटी थोड़ी फास्ट होगी, है ना। वहां पे तो आयंस पहले से ही थे, लेकिन इस केस में आयंस की क्वांटिटी कम थी, डाइल्यूशन पे आयंस की क्वांटिटी ज्यादा होगी। ओके, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफिकल फॉर्मेशन देखें तो देखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ग्राफिकल पोजीशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम वही चीज एज इट इज चेक करें, ठीक है, इस साइड में हम ले कंडक्टेंस और यहां पर हम ले कंसंट्रेशन, फिर से वही कर लेते हैं कि 0.1, 0.2, 0.3, 4, है ना। कंसंट्रेशन हमारी उस साइड में बढ़ रही है, तो डाइल्यूशन यहाँ बढ़ रही है, तो 0, 20, 40, 60, 100। तो जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन कम करे, इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, है ना। तो पहले पॉइंट हमारा यहाँ था, फिर पॉइंट यहाँ था थोड़ा सा ऊपर, लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ी तो उसमें एकदम से ऐसे इंक्रीजमेंट आएगा, स्लाइड बिल्कुल लार्ज इंक्रीजमेंट आएगा, ऐसे एकदम से इंक्रीजमेंट। डाइल्यूशन में इनफाइनाइट डाइल्यूशन का हमारा जो पॉइंट है वो यहां जाएगा, काटेगा ही नहीं इसको, देखो कहीं पे कट नहीं कर रहा, है ना। देखो कहीं पर भी हमारा इस एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इतना एकदम से लार्ज इंक्रीजमेंट आया, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओके, द मोलर कंडक्टिविटीज जिसको हम लिमिटिंग कंडक्टिविटी बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि लिमिट आ गई अभी, है ना। इससे ज्यादा हम डाइल्यूशन और ज्यादा, मतलब जब आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो गया, तो उससे ज्यादा डाइल्यूशन नहीं कर सकते हम, उससे ज्यादा डाइल्यूशन बढ़ाएंगे उसमें, तो वहां पे लिमिट आ गई हमारी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कांट कैलकुलेट डायरेक्टली, है ना। देखिए कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस थी एकदम से, देखिए यहाँ से बढ़नी शुरू हुई, एकदम से लार्ज इंक्रीजमेंट आया, तो ये पॉइंट कहीं पर भी जाके यहाँ पे कट नहीं कर रहा। अगर ये पॉइंट यहाँ पे कहीं कट कर रहा होता तो मैं वैल्यू पता लग जाती कि कितनी डाइल्यूशन, किस डाइल्यूशन पे कट कर रहा हूँ वहाँ की, और इक्वेशन में पुट करते और हमारा आंसर आ जाता, है ना। जो इक्वेशन अभी हमने पीछे बनाई थी कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस E/c, इससे हम निकाल सकते थे, बट ये तो कहीं पर भी कट ही नहीं कर रहा, तो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, है ना। तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डायरेक्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। अगर आपसे डिफरेंस की बात पूछी जाए, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन में चेंज होता है, बट कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन में बहुत फास्ट चेंज होता है ना, बहुत लार्ज चेंज आता है एकदम से। ये देखिए ग्राफिकल फॉर्मेशन अगर हमने देखी, अंडरस्टैंड। तो डाइल्यूशन के ऊपर हमने क्या क्या चेंजेस पढ़े वो अच्छे से याद करने हैं हमें, कि एक ही केस ऐसा है जिसमें ये डिक्रीजमेंट होती है, वो क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। बाकी एक केस ऐसा स्पेसिफिक वाला जो डिक्रीजमेंट में आता है, बाकी सब इंक्रीज होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो इंक्रीजमेंट है वो थोड़ा सा कम होता है, स्लाइट इंक्रीजमेंट होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो इंक्रीजमेंट है वो फास्ट होता है। रीजन दोनों का अलग है, तो रीजन भी हमें अच्छे से इनका समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड। आई होप टॉपिक समझ में आया बेटा अच्छे से, ओके।